हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर का। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर है, इसमें हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग जो हमारे सोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब भी होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो उसके सोर्सेज नॉर्मली क्या होते हैं। सबसे पहला वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे जो भी खर्चा किया जाता है, दैट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्टडीज प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास 6 सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। लेट्स स्टार्ट। Sources of human capital refer to the ways of adding to the stock of human capital in the economy. They are also they are also called as determinants of the human capital. इनको हम कहते हैं determinants of human capital। अब देखो human capital formation कैसे हो रहा है। देखो सपोज मान लीजिए हमारे पास 10,000 इंजीनियर्स थे पहले। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 इंजीनियर्स थे। नए इंजीनियर्स बने 2,000 और। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। 2,000 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। और अब जो टोटल ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक है हमारे पास 12,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस साल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ? इस साल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ 2,000 इंजीनियर्स का। इसको हम कहते हैं एडिंग टू द स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। जो ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल एग्जिस्टिंग था, उस ह्यूमन कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। और लास्ट जो एंड बैलेंस बचा वो है 12,000। ठीक है guys? तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब कौन सा खर्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में किसी भी कंट्री के लिए? वो है एजुकेशन। जब भी हम एजुकेशन में खर्चा करते हैं, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखो कैसे। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। स्किल्स ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन अनएजुकेटेड पर्सन। पहला पॉइंट, ये एजुकेटेड पर्सन की स्किल्स ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लॉजिकली काम करता है। अनेबल्स एजुकेशन अनेबल्स एन इंडिविजुअल टू मेक गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। एक बार पर्सन एजुकेट हो गया तो उसकी जो लिविंग होगी वो थ्रू आउट द लाइफ गुड होगी, थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छी लिविंग होगी। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट में खर्चा इसीलिए करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर इनकम बढ़े, क्योंकि हम उससे स्किलफुल बनेंगे और साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, द टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन वुड फार एक्सीड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी बता रखा है कि जो आप एजुकेशन में खर्चा करते हो उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, उसका मॉनेटरी बेनिफिट ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जितना आपने खर्चा किया, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा उससे कॉस्ट से। जितना कॉस्ट मतलब एजुकेशन में जितना पैसा लगाया, यू विल गेट द हायर बेनिफिट फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है। नाउ, हाउ एजुकेटेड कंट्रीब्यूट्स। एजुकेशन कंट्रीब्यूशन कैसे करती है? प्रोवाइड्स नॉलेज। एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है, और वो जो नॉलेज है उस नॉलेज से सोसाइटी और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आते हैं। स्टिमुलेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। एजुकेशन की वजह से ही आज नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस हो रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। इट इज़ ईजी फॉर एजुकेटेड लेबर फोर्स टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, ठीक है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसको लॉजिक पता है। ठीक है, बट एक जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा जल्दी से। ठीक है। हायर अर्निंग इन कैपेसिटी। एजुकेशन confers हायर अर्निंग कैपेसिटी टू पीपल which gives them better social standing and pride। एजुकेशन की वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब एक आदमी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसको उसके लिए प्राइड मोमेंट होगा। एक तो उसको अच्छा लगेगा, गौरवान्वित महसूस होगा क्योंकि उसकी एजुकेशन की वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। और एक सोशल स्टैंडिंग मिलेगी उसको, बेटर सोशल स्टैंडिंग। ठीक है। प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज एजुकेटेड पर्सन आर टेक्निकली मोर स्किल्ड। हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एजुकेटेड लोगों की वजह से ज़्यादा बढ़ता है, न कि अनएजुकेटेड लोगों की वजह से। ठीक है, तो एजुकेटेड लोग ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक है, हम किस तरह से हमारी एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट में। हमारी एजुकेशन का बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द नॉलेज, इट स्टिमुलेट्स द innovations and inventions, new technological education, new technology adoption is easy, higher capacity is generated and promotes economic development। ठीक है guys, आगे बढ़ते हैं।
एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हमने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज अ परफेक्ट सेइंग। हमें बोला है अगर एक व्यक्ति है तो जिसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, उसकी बॉडी में कोई बीमारियां नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक साउंड माइंड है। साउंड माइंड है, उसका दिमाग भी तेज चले, वरना उसका दिमाग बीमारी में रहेगा। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन गिव्स मोर प्रोडक्टिविटी एंड हायर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हायर होगी और जीडीपी में हायर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। अब देखो, कई ऐसे विलेजेस होते हैं जहाँ पे कुछ वाटर में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वाटर वाटर में केमिकल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ के लोगों की हेल्थ बहुत पुअर होती है। कई ऐसे विलेजेस है जहाँ पे अंडर नरिशमेंट है, वहाँ पे गरीबी बहुत है। तो अंडर नरिशमेंट है या पुअर हेल्थ है तो वहाँ का जो मैन पावर क्वालिटी होगा वो बहुत पुअर होगा। क्वालिटी ऑफ मैन पावर हमेशा पुअर रहेगा। ठीक है, expenditure on health is important to build and maintain the productive labor force and to improve the quality of life। अगर आपको फ्यूचर की अपनी जो पॉपुलेशन है, फ्यूचर का जो प्रोडक्टिव फोर्स है, देखिए जो प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है, अगर आपको अपने फ्यूचर के प्रोडक्टिव लेबर फोर्स को अच्छा रखना है, ठीक है, अगर वो हेल्दी होगा तो आपका जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जो नेशन बिल्डिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। नाउ एडिक्वेट फूड एंड प्रॉपर नरिशमेंट टू पीपल with adequate sanitation and health facility led to the qualitative improvement in human capital। अगर फूड एडिक्वेट है, नरिशमेंट प्रॉपर है, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कभी कोई बीमार होता है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट आता है। ह्यूमन कैपिटल की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तो अपने आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो क्या क्या चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो, फूड एडुकेट होना चाहिए। एडुकेट मतलब एनफ क्वांटिटी में मिले। ठीक है, नरिशमेंट प्रॉपर होना चाहिए, फूड रिच होना चाहिए जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो बीमारियाँ होगी। और हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये चार पॉइंट्स है जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, नाउ फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हेल्थ में, वो उसके क्या-क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है? हम जो एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन, वो होता है वैक्सीनेशन से। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी वैक्सीन्स लगती है। जैसे हमने देखा होगा कोविड में भी हमें वैक्सीन लगा था, कोविड वैक्सीन, ठीक है? वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। जिसने कोविड वैक्सीन लगाया उसको कोविड नहीं होगा, या बचपन में जिसके वैक्सीनेशन हुआ उसको बीमारियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट इज़ क्यूरेटिव। देखो क्यूरेटिव के लिए क्या बोला है, इट मीन्स मेडिकल इंटरवेंशन एट द टाइम ऑफ इलनेस। आपको क्योर कर देगा। जैसे कोई बीमारी आ गई बॉडी में, तो जैसे ही कोई बीमारी आई बॉडी में वो आपको क्योर कर देगी मेडिसिन, दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन। ये होती है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब है हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना, लोगों को जागरूक करना कि भाई आप हेल्दी रहोगे, अच्छा खाओगे, ठीक है, साफ सफाई रखोगे तो एक आपको बीमारी नहीं होगी। इसको हम कहते हैं सोशल मेडिसिन। सोशली आप लोगों को मेडिसिन दे रहे हो एक तरह से। जैसे नॉर्मली सफाई कर्मचारी आते हैं, कॉलोनीज में सफाई करते हैं, घरों में सफाई हम भी करते हैं हमारे घरों में, ठीक है। वो एक सोशल मेडिसिन है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा, स्पेशली गांव के जो लोग होते हैं, विलेजेस में जो रह रहे हैं, जिनको सफाई का इतना वो नॉलेज नहीं है, तो उनको सिखाया जाता है कि भाई सफाई करने से आप हेल्दी रहोगे, मच्छर नहीं होंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, प्रोविजन फॉर हाइजीन सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देखो ये जो तीनों फैसिलिटीज़ है, हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमारी कंट्री में ये तीनों फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट खुद संभालती है। इसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है। ठीक है, क्यों करती है गवर्नमेंट? प्राइवेट एजेंसीज को नहीं दिया जाता सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये बहुत बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं। और गवर्नमेंट जानती है अगर ये प्राइवेट सेक्टर में दी है तो हमें बहुत नुकसान होगा, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा और फैसिलिटीज़ नहीं देगा। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ये सब गवर्नमेंट खुद देखती है क्योंकि गवर्नमेंट इसकी इंपॉर्टेंस को समझती है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक। ये चारों टाइप ऑफ मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एंड प्रोविजन ऑफ हाइजीन सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने दो पार्ट्स किए हैं। हमारा पहला पार्ट हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और दूसरा हमारा पार्ट हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं
अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, देखो ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोसेस कैरी हो रहा है, वहीं पे एक आदमी को ट्रेनिंग देना। जैसे हमारे ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नया लड़का आता है ना, तो उसको हम आते ही कंप्यूटर पे बिठा देते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर में उसको पेज टाइप करवाने को दे देते हैं। धीरे धीरे उसकी कंप्यूटर स्किल्स बढ़ जाती है, तो हम उसको आते ही कंप्यूटर पे बिठा देते हैं, हम उसको पहले थियोरी नहीं पढ़ाते। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी हो रहा है, कि यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रोसेस कैरी किया जा रहा है, वहीं पे एक आदमी को ट्रेनिंग दी जाए, उसको काम करते करते सिखाया जाए, ठीक है। दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। नाउ ऑन जॉब ट्रेनिंग ओजीटी हेल्प्स वर्कर्स, यहाँ पे ओजीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा है ओजीटी, ठीक। ओजीटी हेल्प वर्कर्स टू होन और शार्पन देयर स्पेशलाइज स्किल्स, उनकी जो स्किल्स हैं वो शार्प हो जाती है, ठीक है। जैसे जब हम सीए की आर्टिकलशिप करते हैं, तो सीए की आर्टिकलशिप क्यों करवाई जाती है आपसे, 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, वो इसलिए होती है जस्ट बिकॉज कि जिससे आपकी जो स्किल्स है, ठीक है, टैक्सेशन स्किल्स, ऑडिट स्किल्स या अकाउंटिंग स्किल्स, वो शार्पन हो सके, तो आपको आर्टिकलशिप करवाई जाती है, ठीक है। नाउ इट enables टू रेज द लेवल ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। ओजीटी enables एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न आइडियाज। ओजीटी क्या करता है, आपको नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स, कि हमें ओजीटी से क्या फ़ायदा मिलता है। जब आप एक ओजीटी में जाते हो, तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई, कोई भी मॉडर्न आइडिया आया, तो आप उसको इजीली अडॉप्ट कर पाते हो फटाफट से ऑन जॉब ट्रेनिंग में, क्योंकि आप वहाँ पे सीख रहे हो और सीखते सीखते आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। टाइप ऑफ ओजीटीज, ओजीटीज कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ द कैंपस, ओजीटी इन द फॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑलरेडी स्किल वर्कर्स, जो स्किल वर्कर्स हैं उन्हीं के अंडर में ओजीटी करना, ठीक है। जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो बहुत सालों से वर्किंग में है, उन्हीं के साथ रह के सीखना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैंपस मीन्स ट्रेनिंग ऑन जॉब। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग मीन्स आउट ऑफ द कैंपस, जो हमारा कैंपस है उसके बाहर जाकर ट्रेनिंग लेना। जैसे ये सेल्स वालों के लिए होता है, सेल्स टीम क्या करती है, सेल्स टीम में जब किसी बंदे को नए को रखा जाता है, तो उसे बाहर फील्ड में भेजा जाता है, और फील्ड में जाके वो दूसरे सेल्स पर्सन के साथ काम सीखता है। इसको हम कहते हैं ऑफ कैंपस। तो दो तरह की ट्रेनिंग ओजीटीज हो गई, पहली हमारी इन द फॉर्म, दूसरी हमारी ऑफ कैंपस। रिजल्ट्स ऑफ द टू द फॉर्म, firm usually bond or insist the workers to work within the firm so that it can recover the benefits of the increased productivity of the workers by OGT। एक बार एक ओजीटी को रख लिया, जैसे सीए आर्टिकलशिप जहाँ पे करते हैं ना स्टूडेंट्स, वहीं पे सीए करने के बाद वो जॉब कर लेते हैं, क्योंकि सीए क्या देखता है कि हमने इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया है, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई इसका हमें फ़ायदा मिले, तो सीए क्या करता है, उनको अपने जॉब पे रख लेता है, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का जो फ़ायदा है वो सीए को खुद को मिलता है। ये ऐसे ही कंपनीज भी करती हैं जिनको इंटर्नशिप पे रखा है, जिनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया है, उन्हीं को वर्कर बना लेती है, आगे पीछे उन्हीं को एम्प्लॉय बना लेती है। इससे क्या होता है, फर्म को फ़ायदा मिलता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, इसलिए उसको फ़ायदा मिलता है फर्म को, ठीक है। हाँ, डी पॉइंट है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे एडल्ट आज भी इलिटरेट है, ठीक है, वो जो अब उनकी एज हो चुकी है, एडल्ट है, बड़े हो चुके हैं, बट आज भी इलिटरेट है। तो गवर्नमेंट और बहुत सारे एनजीओ स्टडी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो नॉर्मली इवनिंग आवर्स में चलते हैं, इवनिंग कॉलेजेस होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज, ठीक है। उन एडल्ट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं जो कंप्यूटर लिटरेसी नहीं जानते, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उनको कंप्यूटर लिटरेसी सिखाई जाती है। दे एनहांसेस देयर प्रोडक्टिविटी, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उनकी प्रोडक्टिविटी पुअर इसीलिए हो गई है क्योंकि उन्होंने कुछ नया नहीं सीखा, तो उनको सिखाने के लिए हम उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी एक तरह का प्रोग्राम फॉर एडल्ट है, ठीक है, क्योंकि वो बड़े हैं बट उनको कंप्यूटर नहीं आता, तो हमने सिखाया उनको, ठीक है। सो दिस इज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा अपने आप ही, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन में एक्सपेंडिचर का मतलब है
लो लेवल इनकम से हटकर हाई लेवल इनकम के एरियाज़ में जाना। जैसे मैं बहुत सारे एरियाज़ देखता हूँ, कुछ ऐसे विलेजेस हैं, स्पेशली हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं, क्योंकि सूखा रहता है, ठीक है? तो वहाँ के विलेजेस के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके मुंबई और पुणे चले जाते हैं, और मुंबई और पुणे में जाकर बहुत मेहनत करते हैं, और वहाँ पे पैसे कमा के वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटल कर देते हैं। तो मुंबई और पुणे में जाकर वो अपना बिज़नेस सेटल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उनका जो विलेजेस है वो लो लेवल इनकम एरियाज़ है। वहाँ पे पानी नहीं है, अच्छी खेती-बाड़ी नहीं होती है, फार्मिंग पुअर है, तो वहाँ पे उनकी इनकम पुअर है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, लो लेवल इनकम एरिया से ट्रैवल करके हाई लेवल इनकम एरियाज़ में जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनकी जो इनएक्टिव स्किल्स हैं, उनके अंदर बहुत स्किल्स हैं, बट विलेजेस में वो स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि विलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक? अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ इन द सर्च ऑफ जॉब्स। ये हम अच्छे से जानते हैं। नाउ गेन्स फ्रॉम माइग्रेशन, माइग्रेशन के क्या फ़ायदे हैं देखो, हायर सैलरीज़, ज़्यादा सैलरी मिलती है। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कम होता है, मतलब बाहर जाओगे तो माइग्रेशन से जो फ़ायदा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, और माइग्रेट करने का खर्चा कम है, ठीक है? यू विल गेट द हायर सैलरीज़ देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। अब कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन में क्या है देखो, क्या-क्या खर्चा करना पड़ता है माइग्रेशन के लिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा आपको। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाँ, जो माइग्रेटेड प्लेसेस जहाँ पे माइग्रेशन किया गया वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है, तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, ठीक है? रेंट देना पड़ेगा रहने के लिए आपको, ठीक है? बहुत सारे अदर खर्चे होंगे। नाउ साइकिक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉस्ट ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस एंड लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द स्ट्रेन सोशियो कल्चरल सेट अप। देखो क्या बोला है, अगर ये रूरल एरिया से एक आदमी अर्बन एरिया में जाएगा तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। ये अर्बन एरियाज में जो सिस्टम है वो अलग है, और रूरल एरियाज में सिस्टम अलग है। तो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग है, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक साइकिक प्रेशर जरूर आएगा, ठीक है? माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये माइग्रेशन की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो अनयूटिलाइज्ड स्किल्स हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है माइग्रेटेड एरियाज में जाके, ठीक है गाइस? तो ये हो गया एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। अब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल और इन्फॉर्मेशन, सॉरी, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज द मनी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, इन्फॉर्मेशन इज द मनी of the modern world. Information relating to job markets and the educational institutions offering specialized skills is an important determinant of skill formation और human capital formation. Human capital formation का एक बहुत important determinant है information. अगर human capital formation हो रहा है तो information की वजह से हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें कि जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी मिलती है, या जॉब मार्केट्स कौन से हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उतना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग उधर मूव करेंगे, ठीक है गाइस? तो हमने आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 6 ऐसे डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं जिनकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है? एक क्विक रिवीजन लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो आज हमने कंप्लीट किए गाइस। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टिल देन, थैंक यू। इफ यू लाइक माय टीचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।